हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं मनीष राज, आपका एमआर सर। काइनेमेटिक्स के फर्स्ट 2 लेक्चर में हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी को कंसेप्चुअली समझा था और उस पे बेस्ड खूब सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किया था। आज काइनेमेटिक्स के 3rd लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या होगा, यह एक्सीलरेशन डिसाइड करता है। एक्सीलरेशन का नेचर डिसाइड करता है कि काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा। तो अगर आप काइनेमेटिक्स को समझना चाहते हैं, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपको एक्सीलरेशन को कंसेप्चुअली एकदम बेसिक फंडामेंटली समझना पड़ेगा। तो आइए आज हम लोग एक्सीलरेशन को समझते हैं। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी साहब, रेस्ट में है तो 0। थोड़ी देर बाद t इज इक्वल टू 1 पे, रेस्ट में था, थोड़ी देर बाद t इज इक्वल टू 1 पे उस पार्टिकल की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। थोड़ी देर बाद t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे उस पार्टिकल की वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सीलरेशन क्या है इसमें? एक्सीलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ऐसे समझें आप कि यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट गया, तो इसकी वेलोसिटी अभी 0 थी, अभी 2 हो गई, तो वेलोसिटी में कुछ चेंज हुआ। अब वो चेंज होने में कितना टाइम लगा, टोटल चेंज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। बताइए यहां पे एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 2 - 0 इज 2, टाइम टेकन इज 1, 2/1 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां से यहां तक देखेंगे वेलोसिटी अभी 6 है, यहां पे 2 है, तो कितना वेलोसिटी चेंज हुआ? वेलोसिटी चेंज हुआ 6 - 2 4 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन 1, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन बस इतना बताता है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है। ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन ये डिसाइड नहीं करता कि ऑब्जेक्ट की रफ्तार क्या है। ऑब्जेक्ट कितने तेजी से चल रहा होगा, उसकी रफ्तार क्या होगी, ये वेलोसिटी डिसाइड करता है। मान लीजिए सिंपलिसिटी के लिए समझते हैं, एक कार है ए जिसका वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकेंड और उसका एक्सीलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है इस इंस्टेंट पे इसकी रफ्तार है 100 मीटर पर सेकेंड और इसका जो वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चेंज हो रहा है। मतलब हर 1 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी में 1 ऐड हो जाएगा। जैसे आप देखिए एक्सीलरेशन 2 आया था ना, इसका मतलब यह है कि इसका वेलोसिटी में 2 ऐड हो जाएगा 1 सेकंड के बाद। तो देखो अभी 2 हो गया। अभी इसका एक्सीलरेशन 4 आया था, मतलब यहां पे 2 है, इसका एक्सीलरेशन 4 है, मतलब 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी में 4 ऐड हो जाएगा। अभी इसी एक्सीलरेशन से अगर ऑब्जेक्ट चल रहा होगा तो हर 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी में 4 ऐड हो जाएगा। अभी बताइए t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड सॉरी। एक्सीलरेशन देखो तो 10 - 6 4 डिवाइडेड टोटल टाइम टेकन 3 - 2 1, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना। अब दूसरा कार लेते हैं अपन बी। इस कार का वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड बट एक्सीलरेशन है 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताओ इसी इंस्टेंट पे ज्यादा डेंजरस कार कौन है, कौन ज्यादा रफ्तार से चल रहा है? ऑब्वियसली ए। सो इसका एक्सीलरेशन बहुत है, तो एक्सीलरेशन ये बताएगा ना कि 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। एक्सीलरेशन ये नहीं बताता साहब कि अब भी इसकी रफ्तार कितनी है। एक्सीलरेशन बताता है कि इसके रफ्तार में किस तरीके से आगे चेंज आने वाला है। अभी इस इंस्टेंट पे इसकी रफ्तार 100, इसकी है 1। ये आग की तरह चल रहा होगा, ये चल ही नहीं रहा, 1 मीटर पर सेकंड चल रहा है। हाँ, 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी में 1 ऐड होगा, तो ये 101 होगा। इसके वेलोसिटी में कितना ऐड होगा, 100, ये भी 101 होगा। तो 1 सेकंड पे एग्जैक्टली दोनों सेम रफ्तार से चल रहे होंगे। 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी में 100 और ऐड होगा, तो 201 होगा। इसमें कितना ऐड होगा, 1 ही ऐड होगा, 102 होगा मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। बताओ एग्जैक्टली 2 सेकंड बाद ज्यादा रफ्तार से कौन चल रहा होगा, ये। इसके वेलोसिटी में द्रुत गति से चेंज आ रहा है, इसके एक्सीलरेशन ज्यादा है। तो थोड़ा समझ आया कि एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है। एक्सीलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी में चेंज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अभी जो टोटल टाइम टेकन है वो 2 तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। एक्सीलरेशन समझिएगा, एक टाइम टेकन इन टाइम, इंटरवल हो इन टाइम t और दूसरा एट टाइम t। तो यहां पे डिफाइंड होगा एवरेज एक्सीलरेशन और यहां पे डिफाइंड होगा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। किस रेट से वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, तुरंत हर इनफाइनेटली स्मॉल टाइम में वेलोसिटी में क्या चेंज हुआ है, इसको आप डिफाइन करेंगे रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट ऑफ
चेंज इन वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, dv वेक्टर बाई dt। रेट का मतलब ही होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आपका हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब होता है टोटल वेलोसिटी में कितना चेंज आया साहब डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई कितने टाइम में हुआ डेल्टा टी, ये हो गया आपका एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक इंटरवल में डिफाइन होगा, यहां पे भी इतनी वेलोसिटी है, 4 घंटे बाद उतनी हो गई, तो इस इंटरवल में वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ डिवाइडेड बाई ये टाइम इंटरवल। लेकिन किसी इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन क्या होगा, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होगा, वो कैसे निकालेंगे अपन साहब, डिफरेंशिएशन से निकालेंगे। डिफरेंशिएशन का तो मतलब होता है स्लोप, ये किसका स्लोप, जिसका डिफरेंशिएशन है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर आप वेलोसिटी को वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को बताएगा। अच्छा, अगर आपको फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन करके एवरेज एक्सेलरेशन निकाल देंगे। लेकिन आपको एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन गिवन है 2t है साहब, और वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन एवरेज तो होगा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। लेकिन निकालेंगे कैसे चेंज इन वेलोसिटी, तो यहां से हिंट लीजिए, dv को लिख सकता हूं a इंटू dt, तो dv हो जाएगा इन्फाइनेटली स्मॉल चेंज हो जाएगा a इंटू dt, इंटीग्रेशन कर दूंगा तो डेल्टा v हो जाएगा। तो यहां से ये जो डेल्टा v है उसको लिख सकते हैं a इंटू dt का इंटीग्रेशन। तो ढंग से देखना, a इंटू dt, देखो a इंटू dt तो ये हुआ, इंटीग्रेशन कर दूंगा, इधर भी इंटीग्रेशन करूंगा तो डेल्टा हो जाएगा, तो ये हो गया आपका डेल्टा v डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dt, ये डिफाइन हो जाएगा a एवरेज। तो अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आपको एवरेज चाहिए तो उसी का इंटीग्रेशन कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दो, टाइम के रिस्पेक्ट में, और डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ टाइम से डिवाइड कर दो। कुछ लिमिट होगा, हाँ, t1 से t2 के बीच का ये एवरेज आ जाएगा। तो याद रखिए एवरेज दो तरीके से निकाल सकते हैं, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड टोटल टाइम टेकन, या इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू dt डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dt। क्लियर है, ये आ गया आपका एवरेज एक्सेलरेशन, ये आ गया आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अच्छा एक बात बताओ, v को आप खुद लिख सकते हैं dx बाई dt, यहां पे आप जानते हैं ना v क्या होता है, dx बाई dt। तो अगर मैं यहां पे v के जगह पे इस dx बाई dt को पुट कर दूं तो ये जो टर्म बनेगा वो बन जाएगा डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कैसे साहब, अरे भाई x का एक बार डिफरेंशिएशन ये आया, इसको इधर एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो dv बाई dt बन जाएगा, और यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएशन होगा तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x आ जाएगा। तो सिंगल डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है और डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर भी एक्सेलरेशन होता है। अच्छा, a बराबर क्या पढ़ा आपने, dv बाई dt पढ़ा सर, इसको dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर दो, dx को उठा के यहाँ रख दो, इसको समझना मैथमेटिक्स। dx को उठा के यहाँ रख दिया तो dv बाई dx बनेगा, और dt यहाँ जाएगा तो dx बाई dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। देखो dt को यहाँ रखो तो dx बाई dt क्या होगा, वेलोसिटी, और ये क्या बन जाएगा, dv बाई dx। ये भी एक्सेलरेशन का एक टर्म है, निकालने का एक तरीका है कि वेलोसिटी को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। आप कहेंगे सर ये तो बड़ा सिंपल है, एक बार डिफरेंशिएशन करना, ये क्यों ना करूंगा, ये मैं क्यों करने जाऊंगा, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वेलोसिटी x का फंक्शन है तो वो x से ही डिफरेंशिएट होगा, तो आपको वेलोसिटी को x के साथ डिफरेंशिएट करके उसी v से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके एक्सेलरेशन मिलेगा। अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है तो ऑब्वियसली इसको टाइम से डिफरेंशिएट करेंगे, कोई खास बात नहीं है। अब बताइए ये स्केलर है या वेक्टर है, ऑब्वियसली सर वेक्टर होगा, स्केलर थोड़ी ना है यार, तो इसका डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन किधर होता है, तो a इज इक्वल टू dv बाई dt, ये तो स्केलर है साहब, तो इसका डायरेक्शन इसके बराबर होगा, और ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। तो डायरेक्शन पैरेलल टू या अलोंग टू चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी का एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी की तरफ, वो ऑब्जेक्ट जिधर भाग रहा है उधर वो जरूरी नहीं है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी की तरफ होता है, या यूं कहूं आपने पढ़ा होगा F बराबर ma, पढ़ा है क्या, यहां पे ये वेक्टर है, ये वेक्टर, ये स्केलर है, तो एक्सेलरेशन इज अलोंग टू द फोर्स। सिंपल सी भाषा में 8th 9th 10th में पढ़ा होगा, अलोंग टू फोर्स, पैरेलल टू फोर्स, जिधर फोर्स लगेगा ना एक्सेलरेशन उधर ही होगा। ये एक सिंपल सा डेफिनेशन है कि एक्सेलरेशन उधर ही होगा जिस तरफ क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा।
सिंपल तरीके से निकाल सकते, कोई खास बात नहीं। तो क्या ये फॉर्मेट समझ में आया कि एक्सेलरेशन बहुत आसान टर्म होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। अगर वो टाइम टेकन बहुत लार्ज है तो एवरेज एक्सेलरेशन होगा, टाइम टेकन बहुत स्मॉल है तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। ये हो गया एक्सेलरेशन। बट एक्सेलरेशन इतना आसान है नहीं। क्यों? क्योंकि किसको चेंज कर रहे हो? अरे किसका चेंज? रेट ऑफ चेंज इन किसका? वेलोसिटी। अच्छा, और वेलोसिटी को अगर ध्यान से देखा जाए तो वेलोसिटी तो खुद ही दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। स्पीड, जिसको मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कहते हैं, हाउ फास्ट, एंड वेयर मतलब डायरेक्शन। तो इसमें किसको चेंज कर रहे हो? हम तो वेलोसिटी को कर रहे थे। वेलोसिटी को चेंज करने का तीन तरीका होता है। मैंने आपको वेक्टर में भी समझाया था कि किसी भी वेक्टर को चेंज करना चाहते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करके चेंज कर सकते हैं, या सिर्फ उसके डायरेक्शन को चेंज करके भी चेंज कर सकते हैं, या दोनों को चेंज करके भी चेंज कर सकते हैं। तो यहां पे वेलोसिटी को आप कैसे चेंज कर रहे हो? सर ये तो यहां पे मैथमेटिकली कहीं बात ही नहीं किया यार, ये तो सिंपल देखा, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड टोटल टाइम टेकन वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। लिख तो दिया, बहुत बढ़िया, एकदम सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन इसको समझो, ये बहुत ही कंसेप्चुअल चीज है, मैं समझा दूंगा। ऐसे समझो, वेलोसिटी इज इक्वल टू हाउ फास्ट एंड वेयर। मैं वेलोसिटी को चेंज करना चाहता हूं तो मैं वेलोसिटी को ऐसे भी चेंज कर सकता हूं। मान लो ऑब्जेक्ट 2 से चल रहा है मीटर पर सेकंड से, अभी 6 मीटर पर सेकंड चल रहा हो, 10 मीटर पर सेकंड चल रहा हो, तो ये भी तो चेंज हो गया स्पीड चेंज करके। लेकिन ऐसा भी चेंज हो सकता है कि मान लो ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, थोड़ी देर बाद ऊपर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, तो भागने का रफ्तार तो सेम है। क्या वेलोसिटी सेम है? ना, पहले इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड अलोंग ईस्ट और अभी इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड अलोंग नॉर्थ। वेलोसिटी चेंज हो गई, तो वेलोसिटी चेंज हो गई मतलब एक्सेलरेशन होगा। लेकिन 5 मीटर पर सेकंड ही है, हाँ एक्सेलरेशन होगा। तो अब यहां पे समझना हमें पड़ेगा कि यहां पे सिर्फ स्पीड को चेंज करना एक अलग तरह का चेंज हुआ, सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करना अलग तरह का चेंज हुआ, और दोनों को चेंज कर दोगे तो अलग तरह का चेंज आएगा। मतलब एक्सेलरेशन एक ही तरह का नहीं होता होगा। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करने से जो एक्सेलरेशन आएगा वो एक अलग एक्सेलरेशन होगा। वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करने से जो एक्सेलरेशन आएगा वो अलग होगा। और दोनों को चेंज करने से जो एक्सेलरेशन आएगा, असल में इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन का सम होगा। और उसका नेचर कैसा होगा, तो आइए समझते हैं। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट v रफ्तार से आगे जा रहा है, तुम ही आगे आगे चल धीरे धीरे जा रहे हो, मैं पीछे से गाड़ी से आया, ठोक दिया तुम्हें, पीछे से धक्का लगा दिया, लात मार दिया, तुम आगे जा रहे थे, पीछे से धक्का मार दिया, तो उसी डायरेक्शन में धक्का मारा जिस डायरेक्शन में तुम चल रहे थे, तो जिधर फोर्स उधर ही एक्सेलरेशन, तो पॉजिटिव वेलोसिटी पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर मैं बोलूं एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बताओ, तो तुम बोलोगे साहब 0 डिग्री। अब ये एक्सेलरेशन स्पीड बढ़ाएगा कि घटाएगा? ये एक्सेलरेशन स्पीड बढ़ा देगा। आगे जा रहे थे, आगे धक्का मार दिया। डायरेक्शन चेंज करेगा कि नहीं? डायरेक्शन नहीं चेंज होगा, डायरेक्शन कांस्टेंट होगा। क्यों? आगे जा रहे हो, आगे धक्का मारा, तो आगे बढ़ते जाओगे इसी लाइन पे, इसी इंस्टेंट पे डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। अच्छा, अगर मैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट लूं तो कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब अगर मैं ये देखूं कि ऑब्जेक्ट जा तो रहा था आगे, लेकिन उस पे पीछे की तरफ धक्का लगाया, मतलब एक्सेलरेशन कहां हो जाएगा? पीछे। अब इन दोनों के बीच में एंगल देखोगे तो एग्जैक्टली थीटा कितना हो जाएगा बेटा? 180 डिग्री। इस केस में स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा? तो देखो, ऑब्जेक्ट किसी इंस्टेंट पे आगे जा रहा था और पीछे की तरफ धक्का लगा उस इंस्टेंट पे, तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इंस्टेंटेनियसली इसका स्पीड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अच्छा, डायरेक्शन, तो तुम कह सकते हो कि सर कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि मेरे तरफ से आ रहा है और मैं उस पर पीछे लगातार धक्का लगाऊंगा, तो 10 मीटर पर सेकंड से मान लो कार आ रहा है इधर से, कार का ब्रेक खराब हो गया, 10 लोग मिलकर उसको पीछे धक्का लगा रहे थे, तो धक्का लगाते ही तो रुकेगा नहीं। मान लो कार की स्पीड आगे थी 100, पीछे धक्का लगाया तो 90 होगी, 80 होगी, पीछे और धक्का लगा रहे जोर से तो 50 होगी, और धक्का लगाओ तो 40 होगी, और धक्का लगाओ 10 होगी, और धक्का लगाओ तो रुक जाएगी, और धक्का लगाते रहो तो पीछे घूम जाएगी। तो पीछे की तरफ धक्का लगाया है और वेलोसिटी आगे जाएगी तो डायरेक्शन चेंज हो सकता है, लेकिन इस इंस्टेंट पे नहीं, पहले वो रेस्ट में आएगा। मैं इसी इंस्टेंट पे बात कर रहा हूं, इसी इंस्टेंट पे तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। और वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट देखा जाए तो नेगेटिव आएगा। ठीक है ना? तो समझना कि अगर एक्सेलरेशन एग्जैक्टली वेलोसिटी के एंटी पैरेलल हो तो स्पीड को कम करता है, और अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी की तरफ हो तो स्पीड को बढ़ाता है। मतलब यहां पे
एक्सेलरेशन का काम स्पीड को बढ़ाना है, स्पीड को कम करना है। वो एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी के पैरेलल या एंटी पैरेलल हो, उसका जो इफेक्ट होता है वो स्पीड पे पड़ता है। और इस तरह के एक्सेलरेशन का जो हम नाम देते हैं उसको कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब इसका डेफिनेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन, देखना ढंग से, एक्सेलरेशन विच इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी वेक्टर। सिंपल डेफिनेशन। वैसा एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी के पैरेलल हो तो स्पीड बढ़ा देगा, और वैसा एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी के एंटी पैरेलल हो स्पीड को कम कर देगा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज ड्यू टू चेंज इन स्पीड। तो इसको कह सकते हैं, इसको AT से रिप्रेजेंट कहते हैं, और इसको कह सकते हैं द रेट ऑफ चेंज इन स्पीड। बिल्कुल, क्योंकि इसको डायरेक्शन से कोई लेना देना ही नहीं है किसी इंस्टेंट पे, ये सिर्फ स्पीड के बारे में सोचता है। ठीक है ना? अच्छा, मान लो ऑब्जेक्ट आगे चल रहा था v वेलोसिटी से, और तूने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगाया, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सीलरेशन दिया। एंगल बताइए कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, एक्जैक्टली परपेंडिकुलर। इस केस में इसी इंस्टेंट पे स्पीड चेंज नहीं होगा। क्यों सर? आगे जा रहा था, मैंने फोर्स तो लगाया, तो एक्स डायरेक्शन में मोशन पे, एक्स डायरेक्शन के मोशन पे वाई के फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं होता है। अगर ऑब्जेक्ट एक्स में चल रहा है तुम वाई में फोर्स लगाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पे इस इंस्टेंट पे स्पीड कांस्टेंट रहेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? चेंज होगा। डायरेक्शन क्यों चेंज होगा? तो जैसे ही तुम इधर एक्सीलरेशन दोगे तो कुछ वेलोसिटी नीचे डेवलप होगा, और आगे वाला स्पीड एज इट इज वेलोसिटी था ही, तो नेट वेलोसिटी इस तरफ हो गया, तो कुछ डायरेक्शन चेंज होगा। और वो एक्सीलरेशन जो डायरेक्शन चेंज कर दे उसको कहते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। समझिएगा, यहां पे ए और v का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है ए वी कॉस थीटा, और थीटा दोनों के बीच में क्या है? 90 डिग्री, तो cos 90 की वैल्यू होती है 0। मतलब अगर a डॉट v 0 हो, इसका मतलब एक्सीलरेशन वेलोसिटी के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है, तो स्पीड कांस्टेंट रहेगा और डायरेक्शन चेंज होगा। और वो एक्सीलरेशन जो डायरेक्शन को चेंज कर दे, को स्पीड को कांस्टेंट रख के, उसको कहते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का डेफिनेशन क्या होगा? एक्सीलरेशन which is perpendicular to the velocity। बड़ा आसान है। वो एक्सीलरेशन जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है। इसको आप AC से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? AT से। इसको किसको रिप्रेजेंट करेंगे? AT से। तो अब बात ये हो गई कि एक्सीलरेशन अगर वेलोसिटी के पैरेलल है तो असल में वो सिर्फ स्पीड को ही चेंज करेगा, उसको अलग तरह का एक्सीलरेशन बोल देते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। तुम ऐसे समझो ना, वो एक्सीलरेशन जो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बदले, सिर्फ स्पीड को बदले, स्पीड को बढ़ाए या घटाए, उसको टेंजेंशियल बोलेंगे। और वो एक्सीलरेशन जो स्पीड को ना छेड़े, सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करे, उसको सेंट्रीपिटल बोलेंगे। तुम इतना याद रखो बस। और वो एक्सीलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना? अब ये समझो कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि इस केस में AC की वैल्यू बोलूं, तो तुम देखो ये जो एक्सीलरेशन है एग्जैक्टली वेलोसिटी के एंटी पैरेलल पीछे है, इसका कंपोनेंट परपेंडिकुलर 0 आएगा, मतलब यहां पे AC 0 है। अच्छा, ये एक्सीलरेशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट में पूछूं तो एक्सीलरेशन एग्जैक्टली x में, इसका कंपोनेंट y में बोलो 0 आएगा, मतलब इसमें AC 0 है, सिर्फ 80% है। इसमें एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, तो इसका कंपोनेंट पैरेलल पूछूं तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर मान लो ऑब्जेक्ट इस पाथ पे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, कहीं ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में चल रहा है, v इधर है, और मान लो ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन इस तरफ आया, अब आएगा मजा। ये एक्सीलरेशन क्या करेगा? दोनों। कैसे? मान लो इनके बीच का एंगल है थीटा, तो ऐसे समझो इस एक्सीलरेशन का नीचे वाला कंपोनेंट एग्जैक्टली होगा a sin थीटा, और इसी एक्सीलरेशन का इसके डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो होगा a cos थीटा। a cos थीटा को क्या बोलेंगे? AT, क्योंकि a cos थीटा ही इसके स्पीड को चेंज करने वाला है, और a का कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आ जाएगा उसको बोलेंगे AC, क्योंकि AC क्या करेगा? AC इसके डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो ऐसे डिफाइन करते हैं कि एक्सीलरेशन का असल में दो काम है, स्पीड को चेंज करना और डायरेक्शन को चेंज करना। अगर वेलोसिटी एक्सीलरेशन पैरेलल है तो स्पीड चेंज होगा, उसको टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बोलेंगे। अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सीलरेशन है तो डायरेक्शन चेंज करेंगे, उसको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बोलेंगे। और अगर किसी एंगल पे है तो उसका दो कंपोनेंट होगा, एक वेलोसिटी की तरफ और एक वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, एक वेलोसिटी की तरफ एक वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। तो वेलोसिटी की तरफ जो कंपोनेंट है
वो स्पीड चेंज करेगा, उसको टेंजेंशियल बोलते हैं। और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है उसको सेंट्रीपिटल बोलते हैं। अच्छा मान लो यहाँ पे ये एक्सीलरेशन है, बताओ ये क्या करेगा, क्या करेगा बोलो? ये स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज करेगा क्या? नहीं बता सकते। एक्सीलरेशन का डायरेक्शन सिर्फ डिसाइड नहीं करता कि क्या होगा, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में देखते हैं। मान लो वेलोसिटी एग्जैक्टली इधर ही होता तो इसका स्पीड चेंज करता, और मान लो इधर होता 90 डिग्री पे, तो यही सेंट्रीपिटल हो जाता। तो सिर्फ एक्सीलरेशन का ही डायरेक्शन ये डिसाइड नहीं करता है, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में। क्लियर है ये बात? स्क्रीन पॉज करके इसको अच्छे से, अभी तक हमने ये समझा है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन एक्सीलरेशन होता है। अगर वो चेंज लार्ज इंटरवल में हो तो एवरेज एक्सीलरेशन होगा, और इनफाइनाइटली स्मॉल इंटरवल में हो तो हमें वेलोसिटी के डिफरेंशिएशन से एक्सीलरेशन मिलेगा, वो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन होता है। बट एक्सीलरेशन के दो पार्ट है। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो स्पीड को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो हमेशा वेलोसिटी के पैरेलल रहेगा तो स्पीड बढ़ाएगा, और या तो एंटी पैरेलल रहेगा तो स्पीड कम करेगा। दो ही केस है स्पीड का, या तो स्पीड बढ़ेगा नहीं तो स्पीड कम होगा। कब स्पीड बढ़ेगा? जब एक्सीलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल होगा, और एंटी पैरेलल होगा तो स्पीड कम होगा। बहुत आसान सी बात है ये। और दूसरा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, वो एक्सीलरेशन जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। अगर आप 1D मोशन की बात करें, किस मोशन की बात कर रहे हैं आप? 1D मोशन की बात करें तो 1D मोशन में ऑब्जेक्ट इज बाउंडेड टू मूव इन स्ट्रेट लाइन। ऑब्जेक्ट एक लाइन में ही चलेगा, एक स्ट्रेट पाथ पे ही ऑब्जेक्ट चल सकता है। मान लो ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से आगे चल रहा है और तुम आगे एक्सीलरेशन देते हो, तो एक लाइन पे ही चलता रहेगा सीधा सीधा विथ इंक्रीजिंग स्पीड। ऊपर एक्सीलरेशन आप दे नहीं सकते हो क्योंकि मोशन 1D है, 2D मोशन हो जाएगा। ऊपर एक्सीलरेशन दोगे तो या तो एक्सीलरेशन आगे दोगे, नहीं तो एक्सीलरेशन पीछे दोगे। क्या पीछे एक्सीलरेशन देने से इसका डायरेक्शन चेंज होगा क्या? नहीं। ढंग से समझना, अगर आप पीछे एक्सीलरेशन दे रहे हो, वेलोसिटी फॉरवर्ड है, तो धीरे धीरे इसका स्पीड कम होगा। स्पीड कम होते होते रुक जाएगा, और रुकने के बाद इस एक्सीलरेशन की वजह से पीछे डायरेक्शन चेंज करके जाएगा। लेकिन वो डायरेक्शन चेंज एसी की वजह से नहीं आया। समझिएगा प्लीज, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैं कहता हूं कि 1D मोशन में एसी का वैल्यू 0 होगा। क्यों होगा एसी का वैल्यू 0? क्योंकि रेट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन 0 है। हर इंस्टेंट पे डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा। मान लो ऑब्जेक्ट आगे जा रहा था, धीरे धीरे डिक्रीजिंग स्पीड के साथ ऑब्जेक्ट रुक गया तो वेलोसिटी 0, मोशन खत्म, और अभी भी एक्सीलरेशन पीछे लग रहा है। तो इस एक्सीलरेशन की वजह से ऑब्जेक्ट पीछे चलना शुरू होगा विथ इंक्रीजिंग स्पीड। ऑब्जेक्ट पीछे भागेगा, एक्सीलरेशन भी पीछे। यहां पे एसी कहां आया? ये डायरेक्शन चेंज किसकी वजह से हुआ है? एटी की वजह से हुआ है। और ये डायरेक्शन चेंज किसी इंस्टेंट पे नहीं होता, एक इंटरवल में होगा, एक लार्ज टाइम में होगा। क्लियर है? एसी का मतलब है हर इंस्टेंट पे रेट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। तो एसी का वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगा? 0। तो नेट एक्सीलरेशन जो होगा वो एक्चुअल में एटी के इक्वली होगा। तो ये 1D मोशन ही हम लोग अभी पढ़ेंगे, इसके बाद 2D मोशन पढ़ने वाले हैं। तो हमारे लिए बहुत आसान है, एसी होगा ही नहीं, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा ही नहीं। क्या होगा? एक्सीलरेशन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के इक्वल होगा। तो तुमसे कहीं लिखा होता है एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1D का एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो समझोगे ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ही है। अगर आप 2D मोशन की बात करें तो 2D मोशन मतलब व्हाट? एक बॉडी कर्व्ड पाथ पे चल रहा होगा। मान लो ऑब्जेक्ट इस कर्व पाथ पे इस रास्ते से जा रहा है, तो इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन इसके टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा। और मान लो एक्सीलरेशन इसका है इधर एट एन एंगल थीटा। ये एक्सीलरेशन साहब क्या करेगा? अगर वेलोसिटी के पैरेलल होता है एक्सीलरेशन तो स्पीड बढ़ाता है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है तो डायरेक्शन चेंज करता है, वेलोसिटी के एंटी पैरेलल होता है तो स्पीड कम करता है। अरे बहुत आसान है यार, ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, एक्सीलरेशन पीछे मतलब धक्का पीछे, ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, धक्का पीछे मारोगे तो स्पीड कम होगा। ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, धक्का आगे मारोगे, वेलोसिटी आगे, एक्सीलरेशन आगे, तो स्पीड बढ़ जाएगा। ये क्या होगा? ये ना तो पैरेलल ना तो एंटी पैरेलल है। तो बेटा देखो, इस ए का दो कंपोनेंट होगा, एक वेलोसिटी की तरफ जो होगा ए कॉस थीटा, और एक एक्सीलरेशन का कंपोनेंट होगा, आपने कंपोनेंट लेना सीखा है ना, तो ए एग्जैक्टली वी से थीटा एंगल पे, तो ए का कंपोनेंट ये वाला आएगा ए साइन थीटा, एंड ए कॉस थीटा एक्सीलरेशन का वो कंपोनेंट है जो वेलोसिटी के पैरेलल है, और वेलोसिटी के पैरेलल जो एक्सीलरेशन होता है उसको कहते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, एंड वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। देन दिस एक्सीलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द स्पीड, और एग्जैक्टली स्पीड यहां पे क्या होगा? बढ़ेगा। तो आप इसको कह सकते हैं द रेट ऑफ
change in speed is called tangential acceleration. ये क्या साहब? The rate of change in direction. हर इंस्टेंट पे देखो यहां पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शन किसकी वजह से चेंज हो रहा है? द रेट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन. डायरेक्शन किसकी वजह से चेंज हो रहा है? बताओ. एसी की वजह से, ये एक्सीलरेशन की वजह से. और स्पीड किसकी वजह से चेंज हो रहा है? इस एक्सीलरेशन की वजह से. क्लियर है ये बात? कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होकर बोल देते हैं कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का मतलब एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड ही टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है. बिल्कुल भी नहीं. एक्सीलरेशन का एक कंपोनेंट होता है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, और वो कंपोनेंट होता है जो वेलोसिटी के पैरेलल है. आप यहां पे लिख सकते हैं एक्सीलरेशन, दोबारा लिख रहा हूं लेकिन कोई खास बात नहीं, इंपॉर्टेंट है. एक्सीलरेशन विच इज पैरेलल टू वी वेक्टर. और इसको क्या बोलोगे बेटा? एक्सीलरेशन विच इज परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर. ये एक ऐसा एक्सीलरेशन है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा. ये एक ऐसा एक्सीलरेशन है जो वेलोसिटी के पैरेलल होगा. ठीक है सर, समझ आया थोड़ा सा? अब सुनो, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं AT वेक्टर डॉट AC वेक्टर इज 0? और लिख सकता हूं तो क्यों लिख सकता हूं बताओ? क्योंकि AT और AC हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा. अगर ऑब्जेक्ट आगे चल रहा है, वेलोसिटी इधर है, तो वेलोसिटी के पैरेलल होगा AT और वेलोसिटी के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगा AC. मतलब AT और AC हमेशा एक दूसरे से 90 का एंगल बनाएंगे. और डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है A डॉट B होता है A B cos थीटा, और अगर ये दोनों से 90 डिग्री का एंगल बनाए तो cos 90 क्या हो जाएगा? 0. मतलब ये ट्रू है. अब नेट एक्सीलरेशन को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं A को, तो ये दो कंपोनेंट है AC प्लस AT. और यूं कहूं इसको मैं AC मैग्नीट्यूड लिखता हूं और डायरेक्शन AC कैप, और ये तुम्हारा AT होगा डायरेक्शन AT कैप. ये किसके तरफ होगा? एग्जैक्टली वेलोसिटी V कैप लगा दो, वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा AT, और ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा. अगर मुझे कंपोनेंट के टर्म्स में AC और AT पता है और नेट वेक्टर निकालना है, तो ऐसा नहीं होगा ये I में है तो ये J में है, ये J में है तो ये K में है. तो जब भी दो चीजें I और J को हो तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? रूट अंडर AC का होल स्क्वायर प्लस AT का होल स्क्वायर. वैसे भी आप देखो, यहां से AC का स्क्वायर करो और यहां से AT का स्क्वायर करो. AC का होल स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर करके जोड़ोगे तो A स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1. मतलब ये बात तो यहीं से प्रूफ हो जा रहा है. कैसे? देखो, AT का स्क्वायर A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, AC का स्क्वायर A स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, तो AC का होल स्क्वायर प्लस AT का होल स्क्वायर. देखो AC का होल स्क्वायर प्लस AT का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1. तो अगर आपको AC और AT इंडिविजुअल पता है तो नेट एक्सीलरेशन आप ऐसे निकाल सकते हैं. क्लियर है क्या ये बात? ठीक है, यहां भी समझ में आ गया. अब मान लो कि मैं V वेक्टर और A वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेता हूं. यहां मैंने डॉट प्रोडक्ट AT और AC का लिया था जो कि एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे, लेकिन वेलोसिटी और एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर तो नहीं है. ये V वेक्टर और ये वेक्टर, अगर मैं इनका डॉट प्रोडक्ट लेता हूं तो क्या होगा? VA cos थीटा होगा, राइट? और A cos थीटा को एग्जैक्टली AT बोल रहा हूं. असल में एक्सीलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी की तरफ होगा वो A cos थीटा है, और उसी को अपन AT कहते हैं. तो इस पूरे टर्म को अपन AT कह सकते हैं. तो इसको अगर मैं AT बोल देता हूं तो AT इज इक्वल टू क्या होगा? V वेक्टर डॉट A वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. बहुत अच्छे किताब पढ़ोगे तब जाके ये फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा. एकदम हाईली कंसेप्चुअल है, कोई खास बात नहीं है. अगर तुम्हें स्पेस में किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी वेक्टर पता है, एक्सीलरेशन वेक्टर पता है, और तुम्हें कह रहा है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बताओ, वेलोसिटी वेक्टर पता है, एक्सीलरेशन वेक्टर पता है, दोनों के बीच का एंगल नहीं पता, अब अगर कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बताओ, तो असल में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है एक्सीलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी की तरफ होगा, और वो यहां से डॉट प्रोडक्ट से साफ साफ देखिए AT बराबर V वेक्टर डॉट A वेक्टर बटा V हो जाएगा. अगर ऐसा है तो सर V वेक्टर क्रॉस A वेक्टर होता है VA sin थीटा, और A sin थीटा को आप AC कहते हो. हाँ, तो AC वेक्टर भी निकाल सकते हैं यहां से, V वेक्टर क्रॉस A वेक्टर डिवाइडेड बाय V. ये क्या मिल जाएगा? AC वेक्टर. AC का मैग्नीट्यूड मिलेगा यहां से. क्लियर है ये बात? आराम से स्क्रीन पॉज करके ये पूरी कहानी लिखेंगे और ये धीरे धीरे ही आपको समझ में आएगा. क्लियर है? आगे देखो. बस तुम्हें यह समझना है कि वेलोसिटी के पास दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. अब एक्सीलरेशन का वो कंपोनेंट जो सिर्फ स्पीड को चेंज कर सकता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को स्पीड कहते हैं, उसको हम लोग टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कहते हैं. वो एक्सीलरेशन जो वेलोसिटी के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर और जो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करता है उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन. AC से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक. अगर मैं ऐसा लिखूं
dv वेक्टर बाई dt या d mod ऑफ dv वेक्टर बाई dt या mod ऑफ dv वेक्टर बाई dt, इन तीनों में से कोई भी दो एक दूसरे के साथ सिमिलर है या तीनों एक दूसरे के साथ सिमिलर है? सोच के बताइए, बच्चे यहां पे थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं। तो बताओ ये क्या है? तो d बाई dt होता है द रेट ऑफ चेंज इन, द रेट ऑफ चेंज इन व्हाट, किस में डिफ्रेंशिएट किया हमने? वेलोसिटी में। तो ये हो जाएगा द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को क्या कहते हैं हम लोग? एक्सेलरेशन। तो असल में ये dv बाई dt इज नथिंग बट एक्सेलरेशन, ये तो मैंने आपको पढ़ाया था। बट ये क्या है सर? ये द रेट ऑफ चेंज इन तो है, बस ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी में चेंज कर रहा है। तो इसको आप लिख सकते हैं द रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? स्पीड होता है। तो सिर्फ स्पीड में चेंज कर रहा है, और सिर्फ स्पीड में चेंज करने को अपन क्या कहते हैं? at। तो क्या dv वेक्टर बाई dt का मैग्नीट्यूड है ये? ना, ये तो सिर्फ स्पीड में जो चेंज करता है वो है, और जो स्पीड में चेंज करता है वो एक एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है वेलोसिटी की तरफ। तो ये जो टर्म है ना, अंदर मॉड लगाओ या डायरेक्टली at ऐसे लिखा हो dv बाई dt, ऊपर वेक्टर नहीं लगा तो सिर्फ at है, और अगर मैं यहां पे वेक्टर लगा दूं फिर dt लिखूं तो ये नेट एक्सेलरेशन है। क्लियर है ये बात? ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, लेकिन ये रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी की वजह से आया और रेट ऑफ चेंज इन स्पीड की वजह से आया। इसका ये मैग्नीट्यूड नहीं है, इसका ये कंपोनेंट है बस। अच्छा ये क्या है बस? तो देखो ये मॉड पहले लगाया तो क्या लिखोगे? मैग्नीट्यूड। क्या लिखोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ मैग्नीट्यूड, ये v वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि अंदर में क्या है? वेलोसिटी वेक्टर है। तो ये आपका वेलोसिटी वेक्टर का डिफरेंशिएशन तो एक्सेलरेशन होगा dv बाई dt, dv वेक्टर बाई dt। देखो एग्जैक्टली ये टर्म है, और बाहर मॉड लगाया है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करके, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करके हमने एक्सेलरेशन लगाया निकाला, और बाहर मॉड लगा दिया, मतलब ये मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन है। क्या है ये? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। वैसे भी यहां से भी समझ सकते हैं, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ मतलब ये मैग्नीट्यूड निकलेगा किसका? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ये क्या है? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मतलब रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। अच्छा ऐसा हालांकि इतना नहीं करते, लेकिन अपन और खेलते हैं। देखो ये मैंने v लिखा और इसको डिफरेंशिएट कर दो तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। अगर मैंने यहां पे मॉड लगा दिया और फिर इसको डिफरेंशिएट किया तो बताओ क्या मिलेगा? तो मैग्नीट्यूड का डिफरेंशिएशन है, मतलब सिर्फ स्पीड में चेंज हो रहा है उसका रेट है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और अगर मैंने बाहर भी मॉड लगा दिया साहब तो ये क्या है? तो समझो ये मैग्नीट्यूड ऑफ, मॉड लगाया तो मैग्नीट्यूड ऑफ द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है। अरे घबराना नहीं भाई, बाहर मॉड लगा मतलब बाहर मैग्नीट्यूड निकालेगा, और अंदर में मॉड लगा है मतलब ये स्पीड को डिफरेंशिएट कर रहा है। तो स्पीड को डिफरेंशिएट करेंगे तो at मिलेगा, और फिर बाहर मॉड लगा दिया। at भी एक वेक्टर है, ये at वेक्टर है, ऐसा बात नहीं है, at वेक्टर है। ये देखो at वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होता है, बाहर मॉड लगा दूंगा तो at का मैग्नीट्यूड होगा। ये क्या क्लियर है ये बात? अच्छे से लिखिए इसको, स्क्रीन पॉज, अच्छे से लिखो। अब देखो भाई यहां तक तो कहानी समझ आ गया। सर आपने आधा घंटा से ज्यादा पढ़ा दिया, अभी ये सिलेक्शन खत्म हुआ क्या? नहीं, हाफ एन आवर में भी अभी ये सिलेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ सर? क्योंकि एक्सेलरेशन एक बहुत ज़्यादा डाइसी पैरामीटर कह सकते हैं, है ना, तो उसके बारे में और बात अभी करेंगे। आपने सुना होगा नाम 9th क्लास में भी, रिटार्डेशन, और आपने पढ़ा भी होगा कई जगह पे, निगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। क्या पढ़ा आपने? सुना है, निगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आइए समझते हैं रिटार्डेशन क्या होता है। वैसे रिटार्डेशन का मतलब होता है टू स्लो डाउन। टू स्लो डाउन मीन्स व्हाट? स्पीड का कम होना। रिटार्डेशन मतलब ये नहीं कि ऑब्जेक्ट कहां भाग रहा है, कहां जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। रिटार्डेशन मीन्स टू स्लो डाउन, एंड टू स्लो डाउन ऑफ व्हाट? किस में स्लो डाउन? स्पीड में कम होना, उसको रिटार्डेशन कहते हैं। और स्पीड कब कम होता है? व्हेन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इज
opposite to each other. When velocity and acceleration is opposite to each other, तो उस केस को अपन उस एक्सीलरेशन को रिटार्डेशन बोलेंगे, क्योंकि उसमें स्पीड कम होगा। जैसे देखो एग्जांपल से समझते हैं। मान लो बेटा एक कार बनाया, ये आगे चल रही है, आगे एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, वेलोसिटी पॉजिटिव है, और आगे ही मैंने फोर्स लगाया, मतलब एक्सीलरेशन आगे। बताओ स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा? ऑब्वियसली सर स्पीड बढ़ेगा। अच्छा ठीक है, मान लो दूसरा कार्ट बनाया, ये आगे चल रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, पीछे धक्का लगा, एक्सीलरेशन निगेटिव है। बताओ स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा? है ना, स्पीड बढ़ेगा ही घटेगा। तो बताओ वेलोसिटी आगे, एक्सीलरेशन पीछे, तो स्पीड घटेगा। तो देखो सर निगेटिव एक्सीलरेशन स्पीड कम कर रहा है, तो निगेटिव एक्सीलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी देखो, मान लो ये ऑब्जेक्ट पीछे जा रहा है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव निगेटिव और धक्का आगे लगाया। बताओ इस केस में क्या होगा? इस केस में भी सर स्पीड कम होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी पीछे जा रहा है, तो भागने की डायरेक्शन को वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी निगेटिव है, एक्सीलरेशन पॉजिटिव है। बताओ क्या पॉजिटिव एक्सीलरेशन ने स्पीड कम कर दिया? हाँ बिल्कुल कर दिया। अच्छा सर, अगर ऐसा हो कि ऑब्जेक्ट पीछे भाग रहा और पीछे ही धक्का लगाया जाए तो स्पीड तो बढ़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट पीछे जा रहा है और पीछे ही धक्का लगाया गया है, तो इस केस में स्पीड क्या होगा? बढ़ेगा। तो इस चार केस में रिटार्डेशन किसको बोलेंगे? इन दोनों को। ये रिटार्डेशन है। मतलब रिटार्डेशन किसको कहते हैं? वो एक्सीलरेशन जो वेलोसिटी के अपोजिट हो। when acceleration and velocity is opposite to each other, उस एक्सीलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं। यहां पे साफ साफ लिख देता हूं, नकली किताबों में लिखा होता है निगेटिव एक्सीलरेशन इज रिटार्डेशन। गलत है। यहां पे देखना, निगेटिव एक्सीलरेशन डज नॉट मीन रिटार्डेशन। साफ साफ लिखा, निगेटिव एक्सीलरेशन डज नॉट mean retardation. Retardation may be positive or negative. Retardation may be positive or negative. रिटार्डेशन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियर है ये बात? देखिए ये दोनों ही केस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिटार्डेशन को। ये रिटार्डेशन और ये रिटार्डेशन नहीं है, ठीक है ना। तो एक्सीलरेशन विच इज अपोजिट टू द वेलोसिटी इज कॉल्ड रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब स्पीड कम होना। और स्पीड कब कम होगा? जब ऑब्जेक्ट पीछे जा रहा हो धक्का आगे मारो, ऑब्जेक्ट आगे जा रहा हो धक्का पीछे मारो। क्लियर है ये बात? आओ एक मोशन अंडर ग्रेविटी के कंसेप्ट से भी समझते हैं। मान लो तुमने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, और डायरेक्शन सेंस पहले ही डिफाइन कर लिया आपने कि ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेंगे और नीचे की तरफ निगेटिव लेंगे। डायरेक्शन सेंस डिफाइन कर लिया और ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका। सब जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लगेगा, तो एक्सीलरेशन नीचे होगा। मैक्सिमम हाइट पे ऑब्जेक्ट कहीं रुकेगा, फिर नीचे आएगा। नीचे जब आएगा तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी नीचे होगी और एक्सीलरेशन भी नीचे होगा। एक्सीलरेशन दैट इज इक्वल टू -g, मतलब नीचे की तरफ होगा एक्सीलरेशन। अब सुनो, ये वाला जो एक्सीलरेशन है वो रिटार्डेशन का रोल प्ले कर रहा है, बट ये एक्सीलरेशन रिटार्डेशन नहीं है, इसमें रिटार्डेशन है। लिख लेना ये बात, इस केस में रिटार्डेशन है। क्यों है? क्योंकि ऑब्जेक्ट जाने की कोशिश ऊपर कर रहा है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग रहा है। अगर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है, फोर्स नीचे है, एक्सीलरेशन नीचे है, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, तो इस केस में स्पीड क्या होगा? बोलो यहां पे स्पीड बोलो क्या होगा? स्पीड बोलो क्या होगा? स्पीड घटेगा। और यहां पे क्या होगा? स्पीड बढ़ेगा। क्यों? ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, फोर्स भी नीचे रहा है, मतलब ये रिटार्डेशन नहीं है, ये रिटार्डेशन है। इसमें क्या खास बात था सर? तो तुम्हें पता चला एक ही एक्सीलरेशन आधे जर्नी के लिए रिटार्डेशन का रोल प्ले कर रहा है और वही एक्सीलरेशन अगले आधे जर्नी के लिए रिटार्डेशन का रोल प्ले नहीं कर रहा है। यह खास बात है इसमें। क्लियर है ये बात? अब आगे देखिए, यहां पे क्वेश्चन के थ्रू और अच्छे समझते हैं एक्सीलरेशन को। इन विच ऑप्शन मोशन इज 1D? किस ऑप्शन में मोशन 1D है ये देखना आपने। dv by dt, dv by dt, dv by dt, dv by dt, और साथ साथ में dv by dt लिखा है। अब ऊपर मैंने वेक्टर नहीं लगाया है, इसका क्या मतलब समझेंगे? मतलब मैग्नीट्यूड में बस चेंज देख रहा हूं मैं, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड है बस ये। आओ बताओ 1D मोशन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? तो जैसे ही आप 1D मोशन की बात करेंगे उससे पहले एक्सीलरेशन का कंसेप्ट समझेंगे कि A बराबर होता है AT प्लस AC।
AC और AT हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा, ये डायरेक्शन चेंज होने की वजह से आएगा। और 1D में आप जानते हैं कि 1D मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें डायरेक्शन चेंज करना अलाउड नहीं है। द रेट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज होता भी है तो बॉडी रुकता है फिर पीछे आता है। तो 1D में AC 0, अगर 1D में AC 0 तो AT और A की वैल्यू बराबर होगी। और बिना वेक्टर के डिफरेंशिएशन है, मतलब रेट ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मतलब रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, एंड दिस इज एक्सीलरेशन। ये 1D मोशन के लिए सही है। समझ में आया कि नहीं है? अच्छा, ये कब सही है? तो ये तो कभी भी सही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर? पहले में क्या दिक्कत है? तो देखो, इन फर्स्ट ऑप्शन ये देखो, ये आपको एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ले लेता हूं, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन, ये एक्सीलरेशन है। क्या आप जानते हैं एक्सीलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है रूट अंडर AT के होल स्क्वायर प्लस AC के होल स्क्वायर से बनता है, और ये हमेशा प्लस ही होगा जब मैग्नीट्यूड निकालोगे, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो AT में कुछ ऐड करूंगा तभी ये मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि AT A से ज्यादा हो जाए। अरे A का तो बेटा है, ये दोनों बाप है, बाप AT, सॉरी A तेरे बाप है दोनों का। AT से ही तो, इन दोनों से मिलकर ही तो AT बना है, मतलब मेन AT है। AT के दो पार्ट्स है। कैसा हो सकता है कि एक हिस्सा इससे बड़ा हो जाए? ये तो ऐसी बात हो गई कि A का 2 कंपोनेंट लिया और कंपोनेंट इससे बड़ा हो गया। ये कभी नहीं हो सकता। तो ये तो कभी नहीं होगा। ये A बड़ा हो, A बड़ा तभी हो सकता है जब AT और AC दोनों हो। तो ये किस तरह के मोशन को रिप्रेजेंट करेगा? एग्जैक्टली 2D मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। ये 2D मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। तो ये तो 1D या 2D दोनों बराबर हो सकता है। ये बड़ा भी कर रहा है और बराबर भी बोल रहा है। क्लियर है ये बात? स्क्रीन पॉज करके लिखिए। ठीक है बेटा, स्क्रीन पॉज करके पूरा लिख लो। आगे देखो, अपन एक्सीलरेशन को और समझते हैं। सर अब भी बचा है क्या कुछ? हाँ, अब थोड़ा सा वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के रिलेशन को कंसेप्चुअली और समझते हैं, और ऐसे सवाल पूछे जाते हैं बेटा। एनसीईआरटी में ऐसे सवाल भरे पड़े हैं, कंसेप्चुअल सवाल है। अभी कोई भी मैं न्यूमेरिकल आपको सॉल्व नहीं करा रहा, ठीक है बेटा? अभी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर रहे। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फर्स्ट ऑप्शन, वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट है और एक्सीलरेशन भी ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट है। ऑप्शन बी, वेलोसिटी बढ़ रहा है और एक्सीलरेशन 0 है। ऑप्शन सी, वेलोसिटी कांस्टेंट है और एक्सीलरेशन नॉट इक्वल टू 0 है। ऑप्शन डी, वेलोसिटी बढ़ रहा है और एक्सीलरेशन कम हो रहा है। बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है। बच्चे यहाँ पे कंसेप्चुअली फंस जाते हैं। आइए बात करते हैं। इस 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, वेलोसिटी कांस्टेंट और एक्सीलरेशन कांस्टेंट, ऐसा नहीं हो सकता। अब मतलब यहाँ पे कांस्टेंट कुछ नॉन जीरो वैल्यू, ऐसा नहीं कि सर हमेशा जीरो होना भी तो कांस्टेंट है, नॉन जीरो वैल्यू, समझिएगा प्लीज। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? किसी भी कांस्टेंट को अगर डिफरेंशिएट करते हो, देखो एक्सीलरेशन क्या होता है? dv वेक्टर बाई dt। अगर तुम कहते हो कि v कांस्टेंट है तो किसी भी कांस्टेंट में चेंज निकालने की कोशिश करते तो क्या आ जाता है? 0। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। मतलब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन मस्ट बी 0। अब मैं यहां लिख देता हूं, इफ v इज कांस्टेंट देन एक्सीलरेशन मस्ट बी 0। कोई बुराई नहीं है भाई, कोई बुराई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है देन एक्सीलरेशन मस्ट बी 0। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन होता क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज होगा तो ये एक्सीलरेशन आएगा। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन 0 होगा। देख क्या लिखा है, वेलोसिटी कांस्टेंट देन एक्सीलरेशन मस्ट बी 0। बता, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। क्यों? तो ये कह रहा है वेलोसिटी कांस्टेंट और एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट। नहीं भाई, एक्सीलरेशन 0 होगा, ये गलत है। अच्छा, दूसरा देखो, वेलोसिटी बढ़ रहा है, देखो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग और एक्सीलरेशन 0। भाई साहब एक्सीलरेशन 0 मतलब एक्सीलरेशन नहीं है, तो यहाँ पे dv बाई dt अगर 0 आ जाएगा तो v मस्ट बी कांस्टेंट। तो v कांस्टेंट होगा तभी एक्सीलरेशन 0 होगा, ये भी गलत है। अच्छा बताओ, v कांस्टेंट और a नॉट इक्वल टू 0, ये कैसे हो सकता है? ये भी गलत है। अच्छा, v बढ़ रहा है और a घट रहा है, ये हो सकता है क्या? इसमें डाउट है।
इसको चेक करना पड़ेगा। आओ चेक करते हैं। मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और इसकी वेलोसिटी अभी 10 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 0 मीटर पर सेकेंड, रेस्ट में है। v क्या है 0, कब t इज इक्वल टू 1 पे, t इज इक्वल टू 0 पे, टाइम भी 0, चलो t इज इक्वल टू 1 पे इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई। और फिर t इज इक्वल टू 2 पे इसकी वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड, बहुत सही। t इज इक्वल टू 3 पे इसकी वेलोसिटी है, नहीं रुको 18 मीटर पर सेकेंड। और फिर इसकी वेलोसिटी है 24 मीटर पर सेकेंड, फिर इसकी वेलोसिटी है 26 मीटर पर सेकेंड, t इज इक्वल टू 4 पे। मैथमेटिकली समझना बहुत जरूरी, नहीं तो मैं चिल्लाते रह जाऊंगा, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा। ढंग से देखना, यहाँ पे वेलोसिटी 0, यहाँ वेलोसिटी 10। बताओ वेलोसिटी क्या हुआ, बढ़ा। 10 से 18 बढ़ा, 18 टू 24 बढ़ गया, 24 टू 26 बढ़ गया, मतलब वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, राइट। क्या ये मैथमेटिकली ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी लगातार बढ़ रहा है? बिल्कुल। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। बताओ वेलोसिटी कितना चेंज हुआ, 10 माइनस 0 10, समय 1, मतलब एक्सेलरेशन 10 होगा। यहाँ पे बताओ एक्सेलरेशन क्या है, 18 माइनस 10 8, टाइम 1, एक्सेलरेशन इज ओनली 8। यहाँ पे एक्सेलरेशन बताओ 24 माइनस 18 6, एक्सेलरेशन इज 6। यहाँ पे एक्सेलरेशन बताओ, एक्सेलरेशन इज 26 माइनस 24 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे यार गजब, एक्सेलरेशन 10 था, फिर 8 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 2 हुआ, एक्सेलरेशन लगातार घट रहा है भाई। और वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और बिल्कुल सही एग्जांपल है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बच्चा सोचता है सर अगर एक्सेलरेशन कम हो रहा है तो वेलोसिटी कैसे बढ़ेगा? अरे एक्सेलरेशन का काम है वेलोसिटी को बढ़ाना। पहले एक्सेलरेशन ज्यादा है, मतलब वेलोसिटी में ज्यादा बढ़ोतरी होगी, फिर धीरे धीरे एक्सेलरेशन कम हो गया, लेकिन एक्सेलरेशन है तो सही, वेलोसिटी तो बढ़ेगा ही। एक्सेलरेशन क्या होता है? टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड टोटल टाइम टेकन। एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा तो वेलोसिटी में ज्यादा चेंज, एक्सेलरेशन कम हो गया तो वेलोसिटी में कम चेंज, वेलोसिटी तो बढ़ेगा ही। समझ ही नहीं आया यार। देख जैसे मान ले एक कार है, समझ ले एक कार है, स्टार्ट नहीं हो रही, 10 लोग मिलकर धक्का मार रहे हैं। एक कार है, स्टार्ट नहीं हो रही, 10 लोग मिलकर धक्का मार रहे हैं। अब धक्का लगा रहे, 10 लोग मिलकर धक्का लगा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ी, अब 2 उसमें हट गया, 2 आदमी हट गया, मतलब 8 ही आदमी धक्का लगा रहा है, मतलब 8 आदमी की वजह से जो फोर्स होगा कम होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा। लेकिन धक्का तो 8 आदमी लगा रहे हैं ना, तो कार की स्पीड बढ़ेगी। अब मान लो 5 आदमी हट गए तो बचा 5 ही आदमी धक्का लगा रहे हैं, लेकिन धक्का तो 5 आदमी लगा रहे हैं ना आगे की तरफ, एक्सेलरेशन होगा लेकिन पहले की तुलना में कम होगा, लेकिन वेलोसिटी तो बढ़ेगी क्योंकि धक्का तो लग ही रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है बेटा। क्लियर है? इसको ढंग से लिखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट समझिएगा, नेक्स्ट समझिएगा प्लीज। अगर मैं ऐसा लिखूं कि इफ velocity is 0 then acceleration must be 0। बताइए ट्रू फॉल्स? फॉल्स। अरे भाई वेलोसिटी 0 तो एक्सेलरेशन मस्ट बी 0 क्यों? मोशन ऑफ ग्रेविटी के मैक्सिमम हाइट पे एग्जैक्टली वेलोसिटी क्या होता है 0, और एक्सेलरेशन किधर होता है नीचे, a बराबर g। देखो जैसे मान लो वेलोसिटी है -2 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, लगातार इस तरीके से वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो किसी इंस्टेंट में वेलोसिटी 0 भी तो होगा। लगातार वेलोसिटी चेंज होते होते कहीं 0 होगा, फिर चेंज हो जाएगा। तो देखो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, देन एक्सेलरेशन मस्ट बी 0। वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, ये जरूरी नहीं है। किस इंस्टेंट में वेलोसिटी मान ले 0 है, ठीक है ना, किस इंस्टेंट में माने वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन भी 0 कर दे, मतलब ना तो चल रहा है ना तो उस पर कोई फोर्स लग रहा है, तो वहां रुका ही रह जाएगा। मैक्सिमम हाइट पे ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है, मोशन अंडर ग्रेविटी की बात कर रहा हूं भाई, मोशन अंडर ग्रेविटी की बात कर रहा हूं। मैक्सिमम हाइट पे ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है, और फिर नीचे क्यों आता है? क्योंकि उस पर ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग रहा होता है, ठीक है। अच्छा ये देखो, इफ वेलोसिटी इज 0 देन एक्सेलरेशन मस्ट बी 0। साहब पागल कराओगे आज। इफ वेलोसिटी 0 देन एक्सेलरेशन मस्ट बी 0, ट्रू। स्टेटमेंट दोनों एग्जैक्टली सेम है, और ये सही है। ये कैसे सही है सर? ये तो बेकार बात है। रुको एक लाइन और जोड़ता हूं, ठहरो, सबर तो करो। इफ वेलोसिटी इज 0 देन एक्सेलरेशन मस्ट बी 0 इफ वेलोसिटी इज
या वेयर लिख देता हूं, वेयर वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ पोजीशन, वेयर वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। इसमें क्या खास बात है सर? इसमें खास बात यह है कि फिर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप यूज करेंगे v इंटू डी वी बाई डी एक्स, और ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब वेलोसिटी किसका फंक्शन हो? पोजीशन का फंक्शन। अगर वेलोसिटी पोजीशन का फंक्शन नहीं है तो ये फॉर्मूला आप यूज नहीं कर सकते, और अगर वेलोसिटी पोजीशन का फंक्शन ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो v का डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, फिर v से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वेलोसिटी जीरो तो एक्सेलरेशन तो जीरो ही होगा। अगर एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन होता है तो a इज इक्वल टू हम लिखते हैं dv वेक्टर बाई dt। तुम्हें आज लगेगा कि सर प्राण पखेरु उड़ जाएंगे मेरे, सर अब नहीं पढ़ाओ, लेकिन थोड़ा सा कष्ट करके एक बार समझ लोगे तो आगे चीजें आसान लगेगा। आगे जो डिफिकल्टीज आता है पढ़ने के बाद वो पहले ही मैं आपको समझा रहा हूं। a इज इक्वल टू dv बाई dt तब यूज करते हैं जब वेलोसिटी टाइम का फंक्शन हो। v जीरो तो a जीरो हो जरूरी नहीं है, v कांस्टेंट है तो पक्का a जीरो होगा, लेकिन v जीरो तो a जीरो होगा इफ वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ x। क्लियर है क्या ये बात? थोड़ा तो समझ आया होगा। आगे देखो भाई, और इसको स्क्रीन को पॉज करके लिखो, आगे समझो। देखो, अगर यहां पे जर्नी तीन तरह का होता है एक्सेलरेशन के बेसिस पे, ऐसे समझना। एक्सेलरेशन मान ले जीरो है, या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, या एक्सेलरेशन वेरिएबल है। एक्सेलरेशन का तीन नेचर हो गया। तो एक्सेलरेशन के बेसिस पे मोशन तीन तरह के होंगे, या तो एक्सेलरेशन जीरो, या एक्सेलरेशन कांस्टेंट, या एक्सेलरेशन वेरिएबल। अगर एक्सेलरेशन जीरो है साहब तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। इसका मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा। कांस्टेंट वेलोसिटी को ही यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो याद रखिएगा, यूनिफॉर्म मोशन के लिए जरूरी है कि एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो जाए? जीरो। एक्सेलरेशन जीरो होगा तभी वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, तभी मोशन यूनिफॉर्म होगा। और अगर मोशन यूनिफॉर्म है तो यहां पे एक ही फॉर्मूला लगता है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, और दूसरा कोई रिलेशन ही नहीं है यहां पे। अच्छा, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी वेरिएबल है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी वेरी करेगा। तो मोशन कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अगर है तो पक्की बात है वेलोसिटी बदल जाएगा, और अगर वेलोसिटी बदल गया तो मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसके सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? इसी के लिए हम लोग ने डिराइव करेंगे अलग से इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन इज वैलिड। सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होता है। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है, मतलब एक्सेलरेशन कुछ है, तो वेलोसिटी तो पक्का वेरिएबल होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक्सेलरेशन वेरिएबल और वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। उस केस में मोशन कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड नहीं है। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है, अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है तो इक्वेशन ऑफ मोशन इज नॉट वैलिड। इक्वेशन ऑफ मोशन जो 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन इज नॉट वैलिड। कई बार बच्चे इमोशनल होकर इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर देते हैं, बट यहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड नहीं होगा। फिर सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन विल सॉल्व यूजिंग इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। यूजिंग इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। हम लोग वेरिएबल एक्सेलरेशन को सॉल्व करने के लिए क्या यूज करेंगे? इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। क्लियर है? स्क्रीन पॉज करके लिखिए साहब। ठीक है बेटा? अब देखो, अब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन यूज कैसे होगा, तो ये भी आपको समझना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन यूज कैसे होता है। तो देखिए, आपने पहले पोजीशन डिफाइन करा था और चेंज इन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट हो गया था, ठीक है ना, एंड टोटल पाथ लेंथ डिस्टेंस हो गया था। उसके बाद आपने वेलोसिटी पढ़ा, उसमें यह समझा कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड कहते हैं, वेलोसिटी का मतलब होता है हाउ फास्ट एंड वेयर। उसके बाद आपने एक्सेलरेशन पढ़ा। एक्सेलरेशन को आपने बोला था रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अगर मान लो मुझे पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ही होगा,
अगर मुझे पोजीशन गिवन और वेलोसिटी निकालने को बोला जाता है तो क्या करूंगा? डिफरेंशिएशन कैसे? v बराबर v इज इक्वल टू dx वेक्टर बाई dt, ये हो गया वेलोसिटी। तो अगर मुझे पोजीशन पता है और वेलोसिटी निकालना है तो क्या करूंगा? डिफरेंशिएशन। ठीक है सर। और वेलोसिटी पता है तो एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करूंगा? तो वेलोसिटी दो तरीके से पता हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x है, तो उस केस में एक्सेलरेशन को यूज करेंगे v इंटू डी वी बाई डी एक्स। कोई दिक्कत है तो बताइए। और ऐसा भी हो सकता है कि वेलोसिटी टाइम का फंक्शन हो, उस केस में यूज करेंगे a इज इक्वल टू डी वी वेक्टर बाई डी टी। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर मैं वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दूं तो एक्सेलरेशन मिलता है, लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में तब डिफरेंशिएट करूंगा ना जब वेलोसिटी टाइम का फंक्शन होगा। अगर वेलोसिटी x का फंक्शन है तो ये यूज करूंगा। बताओ, पोजीशन से वेलोसिटी तक जाने के लिए एक ही रास्ता है कि उसको डिफरेंशिएट कर दो, पोजीशन को वेलोसिटी मिल जाएगा। वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाने का दो रास्ता है। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में इफ वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में इफ, और उसको v से मल्टीप्लाई कर दो इफ वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। ठीक है। पोजीशन से वेलोसिटी तक जाने के लिए डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन तक जाने के लिए डिफरेंशिएशन। अब उल्टा आना पड़े, उल्टा यहां से यहां, मतलब आपको एक्सेलरेशन पता है और क्या चाहिए? वेलोसिटी चाहिए। तो एक्सेलरेशन पता है और वेलोसिटी चाहिए, तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का ही तो रिलेशन यूज करेंगे। लेकिन कैसे? ये रहा, अपने को v पता था और a निकालना था तो इसको डिफरेंशिएट किया। अब अपने को a पता है और dv निकाल, अरे भाई तो dt को इधर भेज देना। तो बता, dt को यहां चिपका दे तो क्या होगा? ये a इंटू डी टी होगा। a इंटू डी टी इज इक्वल टू क्या होगा? dv। अब इसको इंटीग्रेट कर दो। जब इंटीग्रेशन करते हो तो उसका एक लिमिट होता है, टाइम t1 से t2 पे, तो ये कुछ u से v मिलेगा। मतलब अगर आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते तो एक्सेलरेशन मिलेगा। ढंग से सुनिएगा, बहुत जबरदस्त बात बता रहा हूं, काइनेमेटिक्स का कांसेप्ट समझ में आ जाएगा। अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, और डिफरेंशिएशन एक इंस्टेंट पे होता है तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिलेगा। लेकिन इंटीग्रेशन एक लिमिट में होता है, एक इंटरवल में होता है, तो इंटीग्रेशन करोगे तो वेलोसिटी नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? dv का इंटीग्रेशन v होगा तो ये आएगा v माइनस u, अपर लिमिट v लोअर लिमिट u, मतलब चेंज इन वेलोसिटी। यहां पे बच्चे हर बार गलत करते हैं। चेंज इन वेलोसिटी ढंग से समझिएगा। क्या समझना है? देख, अगर मैं एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करूंगा, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करूंगा तो वेलोसिटी नहीं मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। अच्छा सर, अगर v को इंटीग्रेट करोगे तो देखो बेटा, ये dt को यहां रखूंगा तो ये बनेगा सबसे पहले v इंटू डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। अब इंटीग्रेट करो तो अगर v को इंटीग्रेट करोगे तो dx मतलब कुछ इनिशियल टू फाइनल, मतलब ये मिलेगा चेंज इन पोजीशन। और चेंज इन पोजीशन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोजीशन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो ये बड़ा कंसेप्चुअल चीज है, ये पूरे काइनेमेटिक्स का बेस है, और ये तुम्हें 100% रटा हुआ होना चाहिए और समझा हुआ होना चाहिए। क्या? सुनो, पोजीशन पता है, वेलोसिटी चाहिए, एक बार डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएशन एक इंस्टेंट पे होता है, रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन चाहिए, उसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएशन एक इंस्टेंट पे होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। लेकिन एक्सेलरेशन से अगर तुम्हें वेलोसिटी चाहिए, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी का इंटीग्रेट करोगे, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करोगे, और एक्सेलरेशन का जो इंटीग्रेशन होगा वो वेलोसिटी नहीं बताएगा। क्या बताएगा? चेंज इन वेलोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या बताएगा? चेंज इन वेलोसिटी। और वेलोसिटी का जो इंटीग्रेशन होगा चेंज इन पोजीशन बताएगा, जिसको अपन कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा? तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेरिएबल एक्सेलरेशन इस फॉर्मूले पे पोजीशन गिवन होगा, वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी गिवन होगा, एक्सेलरेशन बताओ, एक्सेलरेशन गिवन होगा, वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी गिवन होगा, पोजीशन बताओ, पोजीशन गिवन है, एक्सेलरेशन बताओ, एक्सेलरेशन गिवन है, वेलोसिटी बताओ, एक्सेलरेशन गिवन है, पोजीशन बताओ। ऐसे सवाल करेंगे। मतलब इससे आगे आएंगे। आगे जाने के लिए क्या करते हैं? पोजीशन पता हो, वेलोसिटी निकालने के लिए, एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन। और एक्सेलरेशन पता हो, वेलोसिटी निकालने के लिए और पोजीशन निकालने के लिए क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। मतलब एक्सेलरेशन पता है, वेलोसिटी और पोजीशन निकालना हो, पीछे आना हो तो इंटीग्रेशन, आगे जाना हो तो डिफरेंशिएशन, पीछे आना हो तो इंटीग्रेशन। अब बोलोगे सर अगर एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएट कर दिया तो रेट ऑफ चेंज इन एक्सेलरेशन तो हमने पढ़ा ही नहीं है। वैसे होता है जर्क, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में ये 3 है और तीनों को इस तरीके से डील करना है। स्क्रीन पॉज करके लिखिए।